हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एजुकेशन चैनल गोल्डन एजुकेशन हब। तो हमारा टॉपिक चल रहा था विज्ञान विषय में अम्ल, क्षार और लवण। हमने पिछले वीडियो में देखा था अम्ल की सामान्य गुण, क्षार और लवण, इनके बारे में सामान्य अध्ययन है वो हमने किया था। इनके गुणों के बारे में देखा था कि जो अम्ल है वो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, क्षार OH आयन देता है और अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की बातों का हम अध्ययन किया था और आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं अम्ल और क्षार की संकल्पनाएं। तो अम्ल और क्षार की संकल्पनाएं कुछ वैज्ञानिकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जैसे सबसे पहले वैज्ञानिक था ओरेनियस, जिसने अम्ल और क्षार की संकल्पना की। इन्होंने अवधारणा दी प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अवधारणा है ये ओरेनियस ने प्रस्तुत की थी। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इस प्रकार की अवधारणा है ये ओरेनियस ने प्रस्तुत की थी। इसी प्रकार से ब्रोस्टेड लोरी आए थे। इन्होंने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा है वो यह ब्रोस्टेड लोरी ने प्रस्तुत की थी। ब्रोस्टेड और लोरी, ब्रोस्टेड वैज्ञानिक, ब्रोस्टेड लोरी, ये दो वैज्ञानिक, तो इन दोनों ने वैज्ञानिकों ने संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार की अवधारणा है ये प्रस्तुत की थी। फिर लुईस, तीसरा वैज्ञानिक आता है लुईस, इसने अवधारणा प्रस्तुत की थी। लुईस अम्ल और लुईस क्षार की अवधारणा, लुईस अम्ल व लुईस क्षार अवधारणा है ये इसने प्रस्तुति की थी। अब देखो इन्होंने ये अपनी संकल्पनाएं है ये किस प्रकार से प्रस्तुत की थी। जो ओरेनियस था, ओरेनियस वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा प्रस्तुत की हाइड्रोजन आयन देने पर और हाइड्रोक्सिल आयन देने पर। जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन मतलब जो पदार्थ अपना H+ आयन देते हैं यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं वो तो हो जाते हैं अम्ल। क्या हो जाते हैं? अम्ल। और जो अपना जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH- आयन का त्याग करते, माइनस आयन देते हैं, वो हो जाते हैं क्षार। इस प्रकार की अवधारणा दी थी ओरेनियस ने। ब्रोस्टेड लोरी ने दिया था अवधारणा अपने प्रोटोनों के आधार पर। किसके आधार पर? प्रोटोन के आधार पर अपनी अवधारणा है ये प्रस्तुति की थी। प्रोटोन के आधार पर जो पदार्थ अपने प्रोटोन का दाता होता है, प्रोटोन दाता पदार्थ, वो तो क्या हो जाएगा? अम्ल। प्रोटोन दाता, प्रोटोन दाता पदार्थ क्या हो जाता है? अम्ल। और प्रोटोन ग्राही क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। प्रोटोन ग्राही क्षार। इस प्रकार की अवधारणा दी थी ब्रोस्टेड लोरी ने, जिनको संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल अवधारणा भी कहा गया। फिर लुईस संकल्पना, लुईस संकलन में वैज्ञानिक है लुईस, और इस लुईस वैज्ञानिक ने अपनी अवधारणा दी थी इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अपनी संकल्पना प्रस्तुत की थी। इलेक्ट्रॉनों के आधार पर संकल्पना इस प्रकार थी कि जो पदार्थ अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, वो तो हो जाएगा अम्ल। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही पदार्थ को क्या कह देंगे हमें? क्षार। इस प्रकार की जो अवधारणा है ये अवधारणा दी गई थी लुईस के द्वारा। तो इन्हीं के बारे में थोड़ा विस्तार से हमें अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम अपने ओरेनियस संकल्पना। ओरेनियस संकल्पना, तो देखो ओरेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल और क्षार, ओरेनियस संकल्पना के अनुसार अम्ल व क्षार। तो देखो ओरेनियस संकल्पना के अनुसार सबसे पहले देखते हैं अम्ल के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हमें अम्ल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? ओरेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? अम्ल वे पदार्थ होते हैं, ओरेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर, जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ये पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। कौन से पदार्थ? जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं हम इसका, HCl, HCl इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
इसका जब जलीय अपघटन करते हैं, जलीय अपघटन करते हैं मतलब ये कौन सा आयन देता है, H प्लस आयन देता है जलीय विलयन में, प्लस क्लोरीन आयन है ये जलीय विलयन में अपना आयन देता है। ठीक है, तो जिनोन अम्ल कौन से पदार्थ है जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H प्लस आयन देते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ने अपना हाइड्रोजन आयन का त्याग किया है। यहाँ पर कौन से आयन का, हाइड्रोजन आयन का त्याग किया है। इसी प्रकार से अगला दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसका भी हमें क्या करना है, जलीय अपघटन करना है। तो नाइट्रिक अम्ल का भी जलीय अपघटन करेंगे तो H प्लस आयन का ये त्याग करेंगे। अम्ल क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन आयन का त्याग करते हैं, H प्लस NO3 माइनस। ठीक है, इस प्रकार से HNO3 नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल। तो इस नाइट्रिक अम्ल ने भी अपने H प्लस आयन का त्याग है वो जलीय विलयन में कर दिया, मतलब जलीय अपघटन करने पर इसने अपना हाइड्रोजन आयन है वो दे दिया। तो इस प्रकार से ये पदार्थ क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ये पदार्थ क्या है, अम्ल है। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, एसिटिक अम्ल का उदाहरण देखते हैं, एक CH3COOH, CH3COOH। इसका जलीय विलयन में अपघटन करने पर ये अपना H प्लस आयन दे देता है। क्या दे देता है, H प्लस आयन है ये दे देता है जलीय विलयन में। कौन से में, जलीय विलयन में अपघटन करने पर अपना H प्लस आयन दे देता है CH3COO माइनस 1। ठीक, तो इस यौगिक ने भी, एसिटिक अम्ल ने भी, ये कौन सा अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल ने भी अपना हाइड्रोजन आयन है ये जलीय विलयन में दे दिया। तो जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो इन सभी ने अपना अपघटन, जलीय विलयन में अपघटन करके हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो ये सभी क्या है, अम्ल है। और इनके बारे में इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो ये हाइड्रोजन आयन एक क्रियाशील है। हाइड्रोजन आयन क्या है, क्रियाशील आयन है, एक क्रियाशील आयन है। अब क्रियाशील आयन होने के कारण ये हाइड्रोजन आयन जल से क्रिया करके क्या बना लेता है, H3O आयन बना लेता है। H3O आयन जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन इसे कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन इसको कहते हैं। कब, जब अम्ल है, अम्ल अपना H प्लस आयन त्याग देते हैं, H प्लस आयन दे देते हैं जलीय विलयन में अपघटित होकर, तब ये क्रियाशील हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन क्रियाशील आयन होता है जो जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का है ये निर्माण कर लेता है। H3O आयन है ये बना लेता है, जो कि क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। इसी प्रकार से इन पदार्थों को क्या ओरेनियस ने क्या बताया, अम्ल बताया, जो जलीय विलयन में अपघटन होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं और जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इन पदार्थों को ओरेनियस ने अम्ल कहा। ठीक है, इसी प्रकार से देखते हैं कि इन्होंने प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल है वो किन पदार्थों के बारे में कहा, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इन्होंने अम्लों का दो प्रकार से वर्गीकरण किया। अम्लों का दो प्रकार से क्या किया, वर्गीकरण किया। इन्होंने किस प्रकार से बताया कि अम्ल है वो दो प्रकार से होते हैं, कि एक तो होता है प्रबल अम्ल, एक तो होता है प्रबल अम्ल, और एक होता है दुर्बल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार प्रबल अम्ल तो क्या है और दुर्बल अम्ल क्या है। लुईस ने प्रबल अम्ल अवधारणा है ये किस प्रकार से दी, दुर्बल अम्ल है अवधारणा है ये किस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में हम देखते हैं।
तो देखो, लुईस के अनुसार आरेनियस के अनुसार, किसके अनुसार? आरेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल क्या है? तो आरेनियस के अनुसार प्रबल अम्ल वे है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित होकर, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। पूर्ण रूप से अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। वो कौन से हो जाएंगे? प्रबल अम्ल। मतलब हाइड्रोजन आयन तो देते ही देते हैं, अम्ल वो चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल हो, लेकिन जलीय विलयन में जो पदार्थ जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाएगा, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, वो कहलाता है प्रबल अम्ल। इसी प्रकार से जो जलीय विलयन में वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, यानी कि कह सकते हैं कि उनमें कुछ मात्रा में, उन पदार्थों में कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन है वो उपस्थित होता है। हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है, मतलब इनका अपघटन होकर ये H+ आयन तो दे देंगे, लेकिन उसके बाद भी हाइड्रोजन आयन है वो कुछ मात्रा में उनमें उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो उनको हम क्या कह देंगे, कौन सी श्रेणी में रख देंगे? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में हम उनको रखते हैं। कौन सी श्रेणी में? दुर्बल अम्ल श्रेणी में उनको रखा जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अभी हमने एक उदाहरण देखा था HCl का, HCl, ठीक है। तो HCl का जलीय अपघटन करने पर ये अपना हाइड्रोजन आयन दे देता है प्लस Cl- आयन बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ क्लोरीन आयन के साथ कोई भी हाइड्रोजन आयन है वो उपस्थित नहीं है, मतलब इसने अपने पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन दे दिए, जलीय विलयन में अपघटित कर दिया पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन को। तो ये एक क्या है? प्रबल अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? एक प्रबल अम्ल है। ये एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा उदाहरण अभी मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल का। ये तो एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या हो गया? प्रबल अम्ल हो गया। इसी प्रकार से एक उदाहरण मैंने आपको बताया था एसिटिक अम्ल CH3COOH। ठीक है, इसका जब अपघटन किया था तो ये H+ आयन तो दे दिया इसने, अम्ल है इसलिए, और CH3COO- आयन बना लिया। अब मतलब इसको देखने पर, अभिक्रिया को देखने पर इसमें इस प्रकार से दिख रहा है कि यहाँ पर इसमें हाइड्रोजन आयन अभी और उपस्थित है। इसने अपना एक यह वाला हाइड्रोजन आयन तो त्याग कर दिया, ठीक है, इसलिए ये अम्ल हो गया, लेकिन इसने पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयनों का त्याग नहीं किया। तो इसमें देख सकते हैं कि अभी हाइड्रोजन आयन है वो अभी और उपस्थित है। तो ये इनको कौन सी श्रेणी में रखा गया? दुर्बल अम्लों की श्रेणी में है रखा गया। मतलब इसने अपने हाइड्रोजन आयनों का पूर्ण रूप से त्याग नहीं किया। ठीक है, मतलब पूर्ण रूप से ये अपघटित नहीं हुआ। तो ये कौन सा अम्ल हो गया? ये दुर्बल अम्ल हो गया। इस प्रकार से ओरेनियस ने अपनी संकल्पना है ये प्रस्तुत की थी। अब बात करते हैं क्षार के बारे में। ओरेनियस के अनुसार क्षार, ओरेनियस के अनुसार क्षार, ठीक है। तो ओरेनियस के अनुसार क्षार क्या होते हैं? क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन जिसे कहते हैं OH ऋणात्मक आयन, OH ऋणात्मक आयन है, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे हम क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये एक क्षार है NaOH, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे? जलीय अपघटन करेंगे। जलीय अपघटन करने पर ये एक तो ये बना लेगा सोडियम आयन, क्या बना लेता है? सोडियम आयन प्लस कौन से आयन दे देता है ये जलीय विलयन
में अपना OH आयन है इसका त्याग कर देता है। कौन से आयन का त्याग करता है? OH आयन, OH ऋणात्मक आयन का ये त्याग कर देता है। इस प्रकार से हम इसको क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्षार कह सकते हैं। जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन का त्याग करते हैं वे पदार्थ क्षार होते हैं। इसी प्रकार से हम इसका एक दूसरा उदाहरण और देख लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय अपघटन करेंगे। जलीय अपघटन करने पर एक तो पोटेशियम आयन बनाएगा जलीय विलयन में, प्लस कौन सा आयन दे देता है ये जलीय विलयन में? अपना हाइड्रोक्सिल आयन, OH माइनस आयन है इसका, इसको जलीय विलयन में अपघटित होकर OH माइनस आयन दे देते हैं। इस प्रकार से ये पदार्थ क्या है? क्षार है। इसी प्रकार से जैसे ओरेनियस ने प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल के बारे में बताया था, इसी प्रकार से इन्होंने प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में भी बताया था। तो देखो ओरेनियस के अनुसार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, ओरेनियस के अनुसार प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार क्या है? तो देखो ओरेनियस के अनुसार प्रबल क्षार वे पदार्थ, ओरेनियस के अनुसार प्रबल क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतया अपघटित होकर, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। वो क्या हो जाते हैं? प्रबल क्षार। और दुर्बल क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते, यानी अपना पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सिल आयनों का ये त्याग नहीं करते, पूर्ण रूप से हाइड्रोक्सिल आयन है ये जलीय विलयन में नहीं देते। वो क्या हो जाते हैं? दुर्बल क्षार। उनको क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। और जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित होकर OH आयन देते हैं वो क्या हो जाते हैं? प्रबल क्षार। उनको क्या कह देते हैं हम? प्रबल क्षार कह देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का उदाहरण लिया था हमने अभी, तो ये क्या है? एक क्षार है। तो सोडियम आयन बना लिया प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। तो यहाँ सोडियम आयन से हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन पूर्ण रूप से बाहर त्याग दिए गए इसके द्वारा। सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन में से जलीय विलयन अपघटन करने पर सोडियम आयन में के द्वारा पूर्ण रूप से जलीय विलयन में कौन सा आयन दे दिया इसने? हाइड्रोक्सिल आयन, OH आयन दे दिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? एक प्रबल क्षार कह देते हैं उसको। क्या कह देते हैं? एक प्रबल क्षार है कह देते हैं। दूसरा देखते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार का उदाहरण ले लेते हैं हम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम उदाहरण लिख के देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, जब इसका जलीय विलयन में अपघटन करेंगे तो ये बनाएगा कैल्शियम आयन और OH माइनस आयन। ठीक है, तो जब इस यौगिका है जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित नहीं हो पाता तो ये कौन सी श्रेणी में आ जाता है? दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार से एक दूसरा अन्य उदाहरण और देखते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो NH4 प्लस आयन बनाएगा और OH माइनस आयन का ये क्या कर देता है? जलीय विलयन में OH माइनस आयन दे देता है अपघटित होकर। लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से ये OH आयन है ये नहीं दे पाता। मतलब यहाँ देख सकते हैं कुछ अंश में यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है इसके उपस्थित है, साथ ही साथ ऑक्सीजन आयन भी इसमें उपस्थित रहेंगे। मतलब कुछ मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन है वो NH4 में उपस्थित रहते हैं जलीय विलयन अपघटन करने पर। तो इस प्रकार से इसको एक दुर्बल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। इस प्रकार की अवधारणा दी थी ओरेनियस ने। किसके बारे में दी थी? ओरेनियस ने अवधारणा अम्ल और क्षार के बारे में अवधारणा दी थी। इन्होंने बताया था कि दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, इन्होंने अवधारणा दी थी ओरेनियस ने।
ओरेनियस ने अवधारणा कौन कौन सी दी? प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। और क्षार के बारे में अवधारणा प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। ठीक है। ओरेनियस ने बताया कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। ये बात ओरेनियस ने बताई। इन्होंने प्रबल अम्ल की अवधारणा इस प्रकार से दी कि जो जलीय वे यौगिक जो जलीय विलयन में अपघटित होकर पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन देते हैं, पूर्ण रूप से अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो प्रबल अम्ल हो जाएंगे। जिनका अपघटन पूर्ण रूप से नहीं होता, कुछ मात्रा में हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, वे दुर्बल क्षार होते हैं। प्रबल क्षार के बारे में इस प्रकार से बताया था कि क्षार की अवधारणा दी थी कि जो जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। अब जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, और जो पूर्ण रूप से अपघटित नहीं होते वो दुर्बल क्षार होते हैं। इस प्रकार की अवधारणा है ये ओरेनियस ने दी थी। तो अब इसके बाद में हम आगे की अवधारणा के बारे में अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। आगे की अवधारणा आएगी प्रोस्टेट लोरी की अवधारणा। प्रोस्टेट लोरी की अवधारणा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रोस्टेट लोरी ने अपनी अवधारणा किसके आधार पर प्रस्तुत की थी? प्रोस्टेट लोरी की जो अवधारणा थी वो किसके आधार पर थी? वो थी प्रोटोनों के आधार पर। प्रोस्टेट लोरी की अवधारणा किसके आधार पर होगी? प्रोटोनों के आधार पर। प्रोटोनों के आधार पर हम प्रोस्टेट लोरी की अवधारणा का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।